मॉम, डैड, कहाँ हो आप? मॉम, क्या हुआ? मॉम, मैंने क्या कहा था आपसे कि मेरे कमरे में गर्मी आने से पहले नया एसी लग जाना चाहिए। फिर अब तक मेरे कमरे में नया एसी क्यों नहीं आया? इशिता, तुम्हारे कमरे में तो पहले से ही एसी लगा हुआ है ना, फिर नया एसी लाने की क्या जरूरत है? डैड, वो एसी 1 साल पुराना हो चुका है। आज हर हाल में मेरे कमरे में नया एसी लग जाना चाहिए। ये है इशिता, जो शहर में अपने अमीर माता पिता अजीत कावेरी के साथ अपने बड़े से घर में रहती है। इशिता बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो 1 साल पुरानी कोई भी चीज को इस्तेमाल नहीं करती थी। तभी इशिता घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। आप ही के लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ रखा है। अजीत उसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करता है। इधर इशिता एक कॉफी शॉप पर आकर कॉफी पीने लगती है। ओह, ये गर्मी, इस गर्मी ने तो आते ही अपना कहर मचा रखा है। तभी इशिता अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही इशिता एक साइकिल पर सवार लड़के को अपनी कार से टक्कर मार देती है। अरे बाप रे! वो लड़का, जिसका नाम रोहन था, सड़क पर साइकिल लिए जख्मी अवस्था में पड़ा था। उसके पैर और शरीर से काफी खून निकल रहा था। तभी वहाँ काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। ए लड़की, ये क्या किया तूने? इस गरीब को तूने इतनी बेरहमी से अपनी कार से उड़ा दिया। उस लड़के को काफी चोट आई थी। अरे मैं तो कहता हूँ इस लड़की को पुलिस के हवाले कर दो। अरे बाप रे, अगर पुलिस आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। नहीं, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। आप सब यहाँ से जाइए, मैं ठीक हूँ। आपको तो बहुत चोट आई है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। नहीं, अगर आप मुझे हॉस्पिटल ले गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप पर केस हो जाएगा। देखो, आप अभी जवान हो, अगर आप पर केस हो गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप जाइए, मैं यहीं पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लेता हूँ। उस लड़के की ये बात सुनकर इशिता की आंखें नम हो जाती हैं। मैंने आपको इतनी बेरहमी से कार से टक्कर मार दी, आपको इतनी चोट आई है, फिर भी आप मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। अगर आप पर केस हो गया तो आपके माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, और माता पिता की क्या अहमियत होती है मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है। इतना कहकर वो लड़का अपनी टूटी साइकिल लेकर लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। इस दुनिया में आज भी इतनी अच्छी सोच रखने वाले लोग मौजूद हैं। कितना अच्छा है ना ये लड़का। तभी इशिता उस लड़के के पीछे आती है। वो लड़का एक छोटे से झोपड़ी घर में आता है। तभी इशिता चुपके से दरवाजे के बाहर खड़ी रहकर अंदर देखने लगती है। अंदर उस लड़के की बूढ़ी माँ दामिनी चारपाई पर लेटी हुई थी और अपाहिज बहन साक्षी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। रोहन भाई, ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी चोट कैसे आई है? क्या हुआ मेरे बच्चे? कुछ नहीं हुआ, मुझे वो साइकिल स्लिप हो गई थी, इसीलिए मैं गिर गया। दामिनी एक बीमारी से जूझ रही थी। वो चारपाई से उठ नहीं सकती थी। भाई, आप डॉक्टर के पास जाकर मलहम पट्टी करके आइए। अरे इतनी सी चोट के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना? मैं जानती हूँ भाई, आप पैसे के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। अगर आप ठीक नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा भाई? हम तो आप ही को देख कर जी रहे हैं। साक्षी, मेरे पास केवल 50 रुपए हैं, और वो भी मैंने माँ की दवाई के लिए रखे हैं। अगर वो पैसे खर्च हो गए तो माँ को दवाई कहाँ से देंगे हम? ये कैसी कड़ी इम्तिहान की घड़ी आ गई हम पर। भगवान जी, मेरा बच्चा हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है और हम उसके ऊपर बोझ पे बोझ बने जा रहे हैं। अपने बच्चे को और तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। या तो मुझे ठीक कर दीजिए भगवान जी, या तो मुझे इस दुनिया से ही उठा लीजिए। नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अरे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अपने पिता को तो मैं खो चुका हूँ, अब अगर आप भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आप दुखी मत होइए माँ, आज भले ही अपने मुसीबत के दिन हैं, पर देखना बहुत जल्द राहत के दिन भी आएंगे अपने। रोहन साक्षी दामिनी के पास बैठकर खूब रोते हैं। रोहन के परिवार की बातें सुनकर और उनकी ये गरीबी देखकर दरवाजे के पास खड़ी इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन अपने परिवार की कितनी फिक्र करता है। सच में रोहन बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर रोहन जैसा इंसान मेरे जीवन में आ गया तो मेरा तो जीवन ही संवर जाएगा। तभी इशिता अंदर आती है। आप यहाँ? रोहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप पहले ही इतने परेशान हैं और ऊपर से मैंने आपकी परेशानी और बढ़ा दी। रोहन जी, आपकी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ एक घातक बीमारी से जूझ रही है। माँ के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं हर रोज गांव में अलग अलग जगह जाकर मजदूरी करके
अपनी माँ और बहन का गुजारा चलाता हूँ। रोहन अपनी गरीबी और मजबूरी के बारे में सारी बात इशिता को बताता है। रोहन जी, जो इंसान अपने परिवार की खातिर अपनी तकलीफ को भुलाकर अपने परिवार की फिक्र करे, वो इंसान इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है। आज आपने मेरा दिल जीत लिया है रोहन जी, मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रही हो आप? आप देखने में इतने अमीर लगते हो और मुझ गरीब से शादी करना चाहती हो? रोहन जी, अमीर गरीब का महत्व नहीं होता। इंसान की असली दौलत तो उसकी अच्छाई और नेक विचार होते हैं। आपकी अच्छाई ने आज मेरा दिल जीत लिया है। आज मैं खुद को आपके सामने दुनिया की सबसे गरीब लड़की महसूस कर रही हूँ। मेरे पास भले ही दुनिया भर की दौलत है, पर आपकी अच्छाई के सामने उस दौलत का कोई मोल नहीं है। फिर क्या था, इशिता रोहन को शादी के लिए फोर्स करती है और तभी दामिनी साक्षी के कहने पर इशिता उसी समय कोर्ट में जाकर रोहन से शादी करके अपने बड़े से घर में आती है। इशिता और रोहन को शादी के बंधन में बंधा देखकर कावेरी अजीत के होश उड़ जाते हैं। तभी इशिता अपने माता पिता को अपनी शादी और रोहन की गरीबी की सारी बात बताती है। अरे तूने इस 2 कौड़ी के गरीब लड़के से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी इशिता। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जा यहाँ से। अजीत इशिता को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तभी इशिता रोहन के साथ उसके झोपड़े घर में आती है। अगले दिन सवेरे साक्षी मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। साक्षी बहन, लाइए मैं बना देती हूँ चाय। अरे नहीं भाभी, मैं बना लूंगी चाय। साक्षी बहन, मैं इस घर की बहू हूँ, इसीलिए अब इस घर के सारे काम मैं करूंगी। तभी इशिता कड़ाके की गर्मी में गरम चूल्हे के ऊपर चाय बनाने लगती है। थोड़े समय बाद रोहन एक नए काम की तलाश में चला जाता है। तभी इशिता घर में सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब गर्मी में करने लगती है। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल होने लगता है। शाम के समय रोहन घर आता है तो उसके पीछे मकान मालिक विनोद भी आता है, जिसके घर में रोहन और उसके परिवार वाले किराए पर रह रहे थे। अरे चल भाई रोहन, मकान का किराया निकाल। पिछले 3 महीने से तूने मुझे मकान का किराया नहीं दिया है। अब या तो मकान का किराया दे या इस मेरे घर को खाली कर। अरे विनोद भाई, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। तभी विनोद रोहन को नहीं सुनता और उसी समय रात में रोहन और उसके परिवार को उनके घर से निकाल देता है। रोहन और इशिता दामिनी को चारपाई पर लिए सड़क से जा रहे थे और साक्षी अपाहिज पैर के साथ लंगड़ाते हुए चल रही थी। अब कहाँ जाएंगे हम रोहन जी? डैड भी हमारी मदद नहीं करेंगे। भगवान जी, अब मैं अपने परिवार को लेकर इस गर्मी में कहाँ जाऊँ? सब काफी समय तक इधर उससे उधर भटकते रहते हैं। तभी सब एक बड़े से कचरे के ढेर के पास आते हैं और वहीं एक छोटे से टूटे झोपड़े में आकर बैठ जाते हैं। उस झोपड़े के आसपास बड़ा सा कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, जिसमें से काफी बदबू भी आ रही थी और वहाँ काफी मच्छर भी काट रहे थे। बेटा, यहाँ तो कितनी गंदी बदबू आ रही है और ऊपर से मच्छर भी कितने काट रहे हैं। माँ, अब एक रात कैसे भी करके हमें इस जगह पर बितानी होगी। इतनी रात को कोई हमें पनाह नहीं देगा। चारों अंधेरे में उस झोपड़े में कचरे के ढेर के पास बैठे अपने जीवन की इस बर्बादी को देखकर रोए जा रहे थे। इस बदबू में तो मेरा दम घुट रहा है रोहन जी। रात भर में तो हम यहाँ बीमार हो जाएंगे। रात भर में तो यहाँ मच्छर हमारे शरीर का सारा खून पी जाएंगे। मैं थोड़ा कचरा यहाँ जला देता हूँ, आग और धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। तभी इशिता और रोहन दोनों मिलकर बाहर कचरे के ढेर के पास आते हैं। ओहो, इस कचरे से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। दोनों जैसे तैसे थोड़ा कचरा लेकर अपने झोपड़े में आते हैं और वहाँ कचरा जला देते हैं। अब आग और धुएं से मच्छर तो भाग जाते हैं, पर आग की भाप से सबको काफी गर्मी लगने लगती है। अरे बुझा इस आग को रोहन, इसकी भाप से तो और गर्मी लग रही है। तभी रोहन आग बुझा देता है। आग के बुझते ही फिर से सबको मच्छर काटने लगते हैं। इसी तरह रात भर मच्छर के काटने से और कचरे की बदबू से सब पूरी रात भर परेशान होने लगते हैं। किसी को नींद ही नहीं लगती। ऊपर से गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सबका शरीर पसीने में गीला हो चुका था। बहरहाल सवेरा हो जाता है। अब क्या करें इशिता, इस शहर में तो हमें कोई मकान ही नहीं देगा किराए पर। सब पहले पैसे मांगेंगे। रोहन जी, यहीं पास में एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक मुझे जानते हैं। मैं वहाँ जाकर उस कंपनी में नौकरी मांग कर देखती हूँ। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हमें घर भी मिल जाएगा। तभी रोहन इशिता के साथ एक कंपनी में आता है, जहाँ इशिता अपना क्वालिफिकेशन बताती है, जिसके बाद उसे कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है और कंपनी की ओर से रहने के लिए एक मकान भी मिल जाता है। तभी रोहन इशिता दामिनी साक्षी को उस मकान में लेकर आते हैं,
जिसके बाद इशिता उस कंपनी में नौकरी करके अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।